हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 भूगोल का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है पृथ्वी और ग्लोब के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, इसका फर्स्ट पार्ट। तो पहले जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखिएगा। वो आपको जियोग्राफी का जो क्लास 6 का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और भी जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर इस चैनल पे न्यू है, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी का मॉडल ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि ग्लोब क्या होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मानचित्र एवं ग्लोब के बारे में पढ़ा था। उसमें यह भी समझा था कि जो महादेश हैं और महासागर कौन कौन से हैं, कितने महादेश हैं और कितने महासागर हैं, और उन सभी को देखा था कि कौन से महादेश कहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, इतनी चीज़ें देखने के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, यानी कि उस वीडियो में हम लोग इतना ही देखे थे। उसके बाद हमें आगे क्या पढ़ना है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना है। अब हमें ये समझना है कि अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, ठीक है। और इन रेखाओं को पृथ्वी के ऊपर क्यों ड्रॉ किया गया है, यानी कि ऐसे ऐसे आप लाइन देखेंगे पृथ्वी के ऊपर, तो ये जो रेखाएं हैं और कुछ जो रेखाएं हैं वो ऐसे खींची जाती है। आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, एक इस तरीके का और दूसरा इस तरीके का। तो ये जो लाइन ड्रॉ करने का क्या मतलब है? क्या जो भूगोलविद थे वो उनका मन किया था कि हाँ, पृथ्वी पे ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखते कितना अच्छा लगता है? क्या ये कारण था या फिर कुछ और कारण था जिसके लिए उन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ड्रॉ किया, पृथ्वी के ऊपर खींचा? अब इसके बारे में समझने से पहले हमें क्या करते हैं कि उस कहानी से आगे बढ़ते हैं। और वो कहानी क्या था? वो जो बच्चा था महेश, जो अपने दादाजी के साथ कहाँ पे गया था, वो पहाड़ी के ऊपर से देख रहा था, तो उसको क्या दिखाई दे रहा था कि जो पृथ्वी है और जो आकाश है वो कहीं पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पहाड़ी के ऊपर से देख रहा था। तो इसी को क्या बोलते थे? हराइसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षितिज। इंग्लिश में इसको हराइसन बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्षितिज। अब देखो, तो वही जो बच्चा महेश है वो अगला दिन जब उसके दादाजी बताएं कि उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्षितिज बोलते हैं, तो उसके बाद जब महेश अगले दिन विद्यालय पहुंचता है, अपने स्कूल में पहुंचता है, तो वहां पे गुरुजी जो हैं वो क्या दिखा रहे थे? ग्लोब का अध्ययन करना ही बता रहे थे कि ग्लोब को कैसे देखा जाता है। अब जब उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया, यानी कि जो गुरुजी थे अपने सभी बच्चों से पूछा कि अच्छा बच्चों ये बताओ, जब 50 ओवरों का क्रिकेट मैच होता है, 50 ओवर वाला जो क्रिकेट मैच होता है उसको क्या बोलते हैं? वनडे क्रिकेट मैच। तो वो जो क्रिकेट मैच जब होता है गुवाहाटी में, तो 8:30 बजे ही सुबह में शुरू हो जाता है, जबकि मुंबई में वही मैच जो है वो 9:30 बजे से शुरू होता है। इसका क्या कारण है? ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा बच्चों से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 10 बजे हॉकी मैच जब शुरू होता है, उस समय पटना में शाम के 5 बजे थे और लोग सो करके उठ रहे थे, यानी कि सुबह का 5 बज रहा था उस समय, यानी कि जब ऑस्ट्रेलिया में सुबह का 10 बजे मैच शुरू हो गया था, उस समय पटना में सुबह का 5 बज रहा था और लोग सो करके उठ रहे थे। वही अगर बात करें ईटानगर में, जब सुबह की धूप खिल जाती है उस समय गुजरात के भुज में भोर होने वाली होती है। तो सोच करके देख लो ऐसा क्या कारण है कि कहीं पे 8:30 बजे ही मैच शुरू हो जा रहा है और वही टाइमिंग 9:30 बजे मुंबई में शुरू होता है? इसका क्या कारण है, क्या रीजन है? अब देखो जरा सोचो ऐसा क्यों होता है। गुरुजी ने पूछा बच्चों से। अब बच्चे क्या बोले? बच्चों में महेश था। महेश ने क्या बोला कि ऐसा स्थानीय समय में होने वाले अंतर के कारण होता है गुरुजी। तो गुरुजी बोले वाह शाबाश बेटे, तुमने तो बहुत अच्छी जवाब दी, तुमने कैसे जाना? तो महेश बोला कि हाँ, पिछले दिनों मैं छुट्टियों में बोध गया घूमने गया था। कहाँ गया था ये बच्चा महेश? बोध गया घूमने गया था, और ये घूमने में बहुत माहिर है। देखो, कहीं पहाड़ी पे घूमने चला जा रहा है तो कहीं बोध गया जा रहा है, वाह। तो देखो ये क्या कर रहा है कि रात्रि में एक होटल में हम लोग ठहरने गए थे। कौन बोल रहा है? महेश। जब ये बोध गया था तो वहाँ जिस होटल में वो ठहर रहा था, वहाँ पे वो बताता है कि वहाँ की दीवार पर 5 घड़ियाँ एक साथ लगी थी। वे अलग अलग समय बता रही थी, उसके ऊपर विभिन्न देशों के नाम लिखे हुए थे। तभी ये बात मैंने पिताजी से पूछी थी, यानी कि महेश बोला है कि जब मैंने देखा कि इतनी सारी घड़ियां लगी हुई हैं और इन घड़ियों के ऊपर अलग अलग देशों के नाम लिखे हुए हैं, तो हमने ये बात जो है पिताजी से पूछी, तो पिताजी ने बताई थी ये बातें कि वहाँ के होने वाले समय में अंतरों के कारण
जो घड़ियां हैं वो अलग अलग होती है। तो गुरुजी बोले ये तो ठीक है, लेकिन स्थानीय समय में यह अंतर कैसे होता है? इस सवाल पर सभी बच्चे जो है वो चुप्पी लगा लिए, मतलब किसी को नहीं पता था। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, हा हा बच्चों, आज मैं तुम लोगों को इस बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग भी जानते हैं गुरुजी जब बताएंगे तो देखो क्या करा है कि गुरुजी क्या बता रहे थे कि लगभग 700 से 800 वर्ष पहले, कब? आज से लगभग 700-800 वर्ष पहले की बात है, जब समुद्री यात्राओं के दौरान लोग भटक जाते थे और किसी स्थान को खोजने में बहुत परेशानी होती थी। आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देख करके किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगाया जाता था। यानी सोच करके देखिए, आज जितने भी आज हो गया, क्या हो गया, गूगल मैप हो गया, जीपीएस हो गया, इसके माध्यम से आप कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, कितना घड़ी हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि समय का अंदाज़ा लगा लेते हैं और हम किस जगह पे खड़े हैं उसका हमें डायरेक्शन मिल जाता है, उसका जो जगह है वो, उसका जो लोकेशन है वो हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब कहीं पे भी जीपीएस वाले सिस्टम नहीं थे, कोई सैटेलाइट नहीं था, मतलब साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, बहुत आज से लगभग 700-800 वर्ष पहले की बात जब हो रही है, 700-800 वर्ष पहले की, तो उस समय तो ये सब कुछ था नहीं। तो लोग क्या करते थे, जब समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे या फिर कहीं एक देश से दूसरे जगह में खोज यात्राओं के लिए जब निकलते थे लोग समुद्री जहाज से, तो लोग क्या हो जाते थे, रास्ता भटक जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कितना टाइम हो रहा है। बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। अब देखो क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जब वैज्ञानिक ने, अब देखो क्या करा है कि जब वैज्ञानिक इसमें बहुत परेशानी होती थी, तब बाद में कंपास यानी दिक् सूचक और नक्शे से ठिकाना खोजना आसान तो हो गया, लेकिन समय का अंतर पता करना अभी भी मुश्किल था। तो अब देखो इन लोगों ने क्या एक यंत्र निकाला, दिक् सूचक यंत्र, यानी कि कंपास बोला गया। क्या बोला गया? कंपास। यानी कंपास क्या होता है? कंपास जो होता है ना कि एक, मतलब इसको बोलेंगे मैग्नेट का बना हुआ, मतलब चुंबक का बना हुआ एक सुई होता है। क्या होता है बच्चों? चुंबक का बना हुआ एक सुई होता है और इसको इस तरीके से एक मतलब बक्से में बंद किया हुआ रहता है। मतलब घड़ी देखते हैं ना, घड़ी में जिस प्रकार का हम लोग का सुई चलता है, ठीक उसी प्रकार का एक कंपास होता है। अब ये कंपास जो है ना वो किस चीज़ का बना होता है बच्चों? मैग्नेट का, मतलब चुंबक का बना होता है। अब चुंबक का बनाने का क्या मतलब है? तो देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है ना वो किधर, तो पृथ्वी एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के रूप में काम करती है। कैसे काम करती है? मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में काम करती है। और आपको पता होगा कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। इंग्लिश में इसको एन लिखते हैं और मतलब नॉर्थ को इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं तो नॉर्थ का शॉर्ट फॉर्म एन लिखते हैं, और साउथ बोलते हैं दक्षिण को तो दक्षिण के लिए एस लिखते हैं, ठीक है। तो दो ध्रुव होता है, मतलब जब एक मैग्नेट को तोड़िएगा तो इसका दो ध्रुव बनता है, एक नॉर्थ ध्रुव और दूसरा जो होता है वो साउथ ध्रुव होता है। तो पृथ्वी जो है ना वो क्या करता है कि अगर आप चुंबक को छोड़ दीजिएगा, एक कंपास में चुंबक को लगाइएगा, तो जो कंपास होता है ना वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में मतलब रहना चाहता है। आप लोग देखिएगा कि दो अगर चुंबक को एक साथ रखिएगा तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है, मतलब एक दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, एक दूसरे को खींच लेता है। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे कंपास में चुंबक का जो सुई लगाया जाता है तो वो क्या होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा को बताता है। किसको बताता है? उत्तर और दक्षिण दिशा को। तो हमें पूरब और पश्चिम आसानी से पता चल जाता है। तो इस तरीके से जो लोग थे वो मतलब 8 से 600-700 साल पहले मतलब कंपास का यूज करके और नक्शे का यूज करके वो लोग क्या करते थे, किसी भी जगह को मतलब जा सकते थे, मतलब पता लगा सकते थे आसानी से। लेकिन समय का अंतर जो है वो उन लोगों को पता नहीं चल पाता था। अब क्या हो रहा है कि क्या आप जानते हैं कि यह मुश्किल जो है वो कैसे दूर हुआ? तो बच्चों, देशांतर रेखाओं की पहचान से इस मुश्किल का समाधान हुआ। अब ये देशांतर रेखा क्या होता है और अक्षांश रेखा क्या होता है, इसके बारे में पूछते हैं। तो देखो, एक बच्चा है राजू जो पूछ ही लिया कि ये रेखाएं क्या होती है गुरुजी, ये बताइए। तो देखो क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो ये अक्षांश रेखा क्या होता है बच्चों, कि गुरुजी ने कहना शुरू किया कि आप जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है। हमने पिछले वीडियो में ही क्या पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है। अब देखो क्या करें कि पृथ्वी गोल है। किसी भी गोले को यदि दो बराबर भागों में बांटा जाए तो गोले का आधा भाग क्या कहलाएगा, गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलार्ध। जैसे यहाँ पे देखो, ये पृथ्वी गोल है, अब इसको हम बीचों बीच से आधा आधा बांट दिए तो ये क्या हो गया, ये गोले का पार्ट है तो इसको गोला बोलेंगे, लेकिन आधा भाग है तो इसको क्या बोलेंगे, गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको गोलार्ध बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे आप लोग गर्मी के दिन में तरबूज हम लोग घर पे लाते हैं तो क्या करते हैं, इसको बीचों बीच से अगर तरबूज को काटेंगे तो तरबूज का जो आधा हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगा, गोलार्ध कहलाएगा, और ऊपर वाला हिस्सा हटा देते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा भी आधा गोलार्ध कहलाएगा और नीचे वाला हिस्सा भी क्या कहलाएगा, गोलार्ध कहलाएगा। अब देखो क्या होता है कि इसी प्रकार पृथ्वी
को भी उत्तरी और दक्षिणी दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है वो भूमध्य रेखा होती है। कौन सी होती है? भूमध्य रेखीय वृत्त होती है। अब देखो ये पृथ्वी हो गया, ठीक है। अब पृथ्वी के बीचों बीच से जो लाइन इसको, मतलब अब पृथ्वी तो गोल है ना, मतलब गोला है, तो इसको इधर से भी घूमेगा ना एक लाइन, यानी कि ये पूरा एक वृत्त बनेगा। तो ये जो लाइन है जो पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखीय वृत्त बोलते हैं इसको। अब देखो ये जो भूमध्य रेखीय वृत्त होता है वो क्या करता है कि भूमध्य रेखीय वृत्त को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। यह सबसे बड़ा वृत्त होता है। और क्या होता है? यह सबसे बड़ा वृत्त होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीचों बीच से, अब इधर से जिधर जिधर जाएंगे ऊपर ऊपर जाएंगे तो छोटा होते जा रहा है, फिर इधर भी आएंगे तो छोटा होता जाएगा। इसलिए जो 0 डिग्री वाला, अब देखो 0 डिग्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इस रेखा से उत्तर भाग की उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण भाग की जो गोलार्ध होती है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाती है। यानी कि इसके जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा, पृथ्वी का आधा हिस्सा, वो क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, भूमध्य रेखीय वृत्त किसी स्थान के बीच जो कोण बनाते हैं उसे उस स्थान का अक्षांश कहलाता है, कहा जाता है, तथा वहां से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये यहाँ पे क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है और ये इसके बीचों बीच से ये जो लाइन जा रही है इसको क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा बोलेंगे। क्योंकि भूमि के मध्य से एकदम बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, या फिर इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? विषुवत रेखा। और ये कितने डिग्री पे होती है? 0 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से होकर के गुजर रही है, इसलिए इस लाइन को क्या बोलेंगे? 0 डिग्री वाली रेखा बोलेंगे। और ये सबसे बड़ी जो वृत्त होती है, यानी कि पृथ्वी को अगर ये हाथ में पकड़ करके, अगर मान लीजिए खेलने वाला जो गेंद है, मतलब क्रिकेट का जो गेंद होता है, बॉल जो होता है, अगर उसको पकड़िए तो वो गोल दिखाई देगा। और बॉल के बीचों बीच से अगर लाइन ड्रॉ कीजिए तो एक आपको गोल गोल वृत्त घूमता हुआ दिखाई देगा। तो वो जो बीचों बीच से जो लाइन गुजरा वो क्या कहलाएगा? भूमध्य रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। और इसको क्या माना जाता है? 0 डिग्री माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी से एकदम बीचों बीच से होकर के गुजर रहा है। अब देखो इसके बीच से, यानी कि भूमध्य रेखा के बीच से जब एंगल बनाएंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एंगल बनाते हैं तो ये क्या है? 90 डिग्री होता है। ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल। यानी कि कोई भी, तो हम लोग कहाँ से बना रहे हैं? इसके ओरिजिन मतलब केंद्र से बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो पृथ्वी का जो केंद्र है यहाँ से अगर हम एंगल बनाते हैं तो 23.5 डिग्री वाला जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ पे जो इसके जगह पे जो एंगल बनेगा ये 23.5 डिग्री का, उसी तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ऐसे करते करते 23.5 डिग्री। तो 1 डिग्री पे भी और यहाँ पे भी अगर इधर से भी एंगल बनाते हैं तो 1 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर इन दोनों लाइन को सीधा सीधा मिला देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? अक्षांश रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? अक्षांश रेखा। और इसी तरीके से अगर 1-1 डिग्री करते जाएं तो यहाँ पे जो डायरेक्ट जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो अक्षांश रेखा होगा वो क्या कहलाएगा? 90 डिग्री का अक्षांश कहलाएगा। और इसी तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री करते 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 कितना? 90 डिग्री। यानी कि 90 अक्षांश इधर होगा और 90 अक्षांश इधर होगा। तो 90 90 कितना हो गया? 180। और एक जो 0 डिग्री वाला अक्षांश है जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं तो 181। कितना हो जाएगा? 181। मतलब पृथ्वी पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे समझा दिया। अब इसको देखते हैं। अब देखो क्या करा है कि भूमध्य रेखीय वृत्त तथा भूमध्य रेखा पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश से, क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है और इसी 0 डिग्री अक्षांश यानी अक्षांशों की गणना की जाती है। जब अभी हम लोगों ने देखा विषुवत रेखा से 90 डिग्री एवं दक्षिण के 90 डिग्री अक्षांश होते हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। यानी कि अगर इसके केंद्र से जो 23.5 डिग्री का एंगल बनता है और उस पर जो हम लोग अक्षांश रेखा खींचते हैं उसको उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री वाला अक्षांश होता है उसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। वहीं अगर 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री वाला अक्षांश रेखा होता है उसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होता है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री एंगल से होता हुआ गुजरता है।
अब देखो क्या करें कि भूमध्य रेखीय वृत्त की उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर जाने पर यह वृत्त क्रमशः छोटा होता जाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। नीचे भी अगर जाएंगे भूमध्य रेखा से तो छोटा होता जाएगा ये जो वृत्त है। उसके बाद क्या करें कि 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तरी ध्रुव क्या होता है, तो जो 90 डिग्री यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का, उसका जो उत्तरी जो हिस्सा होता है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और इसका जो दक्षिणी पॉइंट होता है यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ से अगर लेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, तो नीचे वाला जो पॉइंट होता है, नीचे वाला जो अक्षांश होता है 90 डिग्री वाला जो दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश होता है उसको दक्षिणी ध्रुव, और 90 डिग्री वाला जो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। यह अक्षांश वृत्त न होकर मात्र एक बिंदु होता है। और गुरुजी ने बच्चों को अक्षांश रेखाओं की कई विशेषताएं भी बताई, जैसे ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। यानी कि जो अक्षांश रेखा है वो पूर्व किधर से खींचा जाता है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में, किधर से खींचा जाता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। तो ये हो गया पूर्व ईस्ट और ये हो गया वेस्ट हो गया। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में ये ऐसे खींचा जाता है। और ये किधर होता है, विषुवत रेखा के समानांतर। अब समानांतर कहने का मतलब क्या होता है, दो रेखाओं को समानांतर कब बोलते हैं, यानी कि समानांतर कहने का मतलब क्या है, जिनमें समान अंतर हो, मतलब जिनके बीच की दूरी जहां कहीं भी इसको बढ़ाया जाए इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, उसको क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा। यानी कि वैसी रेखा एक दूसरे से कट कुट नहीं करेंगे, कहीं पे मिलेंगे नहीं, वैसे रेखाओं को क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं बोलते हैं। तो ये पहली विशेषता तो ये हो गई। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो दो अक्षांश है इन दो अक्षांशों की बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी हमेशा। उसके बाद में अगर बात करें बच्चों तो क्या करें कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो समान होगी। उसके बाद विषुवत वृत्तों से ध्रुव की ओर जाने पर वृत्त छोटे होते जाते हैं, अंतर ध्रुव पर एक बिंदु के रूप में रह जाता है। और सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है वो समान नहीं होती। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे या फिर नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे तो जो अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। अब देखो गोलार्ध, अब बताइए कि गोलार्ध किसे कहते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो आधा हिस्सा जो दो भागों में बटा होता है उसको क्या बोलते हैं, गोलार्ध बोलते हैं। किस देश के अक्षांशीय विस्तार का पता कैसे, किसी देश के अक्षांशीय विस्तार का पता कैसे करेंगे, तो उसका पता करेंगे हम लोग विषुवत रेखा से वो कितने डिग्री पर स्थित है उसके माध्यम से हम लोग किसी भी देश का अक्षांशीय विस्तार का पता लगा सकते हैं। अब देखो क्या करें यहाँ पे कि अब गुरुजी ने ग्लोब लेकर आए और कहा कि बच्चों बारी बारी से ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं पर उंगली रखकर ग्लोब को घुमाइए। ऐसा कहते हैं कि सभी बच्चों में होड़ लगे, उंगली रखकर एक ही दिशा में घुमाने लगे। सभी बच्चे वहां पहुंच रहे थे जहां उंगली रखी थी। अब देखो क्या करें कि सभी बच्चे वहीं पहुंच रहे थे जहां उंगली रखी थी। गुरुजी ने बच्चों को बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सभी रेखाएं वृत्ताकार है और ऐसा बार बार करने लगे। गुरुजी ने कहा बस भी करो, सिर्फ इतना ही नहीं, आओ मैं तुम्हें एक नई रेखा के बारे में बताता हूँ। सभी बच्चे उत्सुकता के साथ गुरुजी की बातें सुन रहे थे। तो अभी हम लोगों ने अक्षांश रेखा के बारे में सीख लिया, अब हमें सीखना है देशांतर रेखा के बारे में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि देशांतर रेखा क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके समझना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर इस चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सीखेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे बच्चों, देशांतर रेखाओं के बारे में।